हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का वीडियो क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं बोर्ड से सामाजिक विज्ञान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करेंगे आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो मैं ये उम्मीद के साथ और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके इस बार के एग्जाम में जो कि आपका कल होने वाला है, इसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कौन से राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। कपास प्रमुख रूप से काली मृदा में उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि काली मृदा यानी कि काला मिट्टी का जो कहाँ कहाँ पाया जाता है उसका उत्तर आपको बताना है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है आपका, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हाल ही में प्रयोग में लाए गए हैं, इनको उपयोग करने का तकनीक पहले से उपलब्ध नहीं था। ठीक है, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि हाल में लाया गया है, पहले इसका कोई तकनीक नहीं था उपयोग करने का। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल है हमारा, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये आपके लिए, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका इसका, मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जो विभिन्न प्रकार से जीव जंतुओं का पालन पोषण करती है। क्लियर है, मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना एवं मिट्टी के कटाव को रोकना होता है। आई बात समझ में, तो इसीलिए मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर इसका संरक्षण नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, तो हमारे जो पेड़ पौधे जो उगते हैं, जो हम पौधे उगाते हैं, जो फसल उगाते हैं, वो अच्छे से उग नहीं पाएंगे। आई बात समझ में, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो बच्चों चौथा सवाल है हमारा, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। ठीक है, तो इसका उत्तर है, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। पहला है आपका नवीकरण संसाधन और दूसरा आपका अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है बच्चों, नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि ऑक्सीजन, जल, ऊर्जा है ना, ये सब जो आपका है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा उसका नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस है ना, इसका उपयोग हम दोबारा कभी नहीं कर सकते, एक बार कर दिए तो वो खत्म हो जाता है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों आपका अगला सवाल है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा के तीन मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में आपको क्या लिखना होगा, उत्तर में आपको लिखना होगा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ की मिट्टी की तीन विशेषताएं जो है बच्चों ये है, निम्नलिखित हैं। पहला है, जलोढ़ मिट्टी पोटास, फास्फोरस तथा चूना युक्त होती है ना। पहला पॉइंट क्या है, जलोढ़ मिट्टी पोटास, फास्फोरस तथा चूना युक्त होती है। दूसरा पॉइंट में लिखना है बच्चों आपको, यह मृदा काफी उपजाऊ होती है, इन्हें बंगार और खादर में बांटा जाता है। यह मृदा जो है आपको दो ग्रुप में बांटा जाता है, जिसको हम बांगर और खादर भी बोलते हैं। आई बात समझ में, चलिए तीसरा है आपका, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट तथा मृतिकता के अलग अलग अनुपात मिलते हैं, है ना। इस मृदा में बच्चों आपको रेत का, सिल्ट का और मृतिका का अलग अलग अनुपात मिलता है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला सवाल है बच्चों हमारा, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। ठीक है, जल संरक्षण कैसे किया जाता है, इसमें तीन सवाल हैं, है ना, और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसी इन तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, समझ लेना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। क्लियर है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। हम जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, परंतु जल के असमान वितरण अर्थात कहीं पर जल अधिक है तो कहीं पर जल कम है। जल की अत्यधिक मांग एवं जल के गलत उपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की कमी हो रही है ना। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। आई बात समझ में, तो जिस तरीके से जल की कमी हो रही है बच्चों, इसी कमी को हम लोग जल दुर्लभता कहते हैं। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल में इसमें इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं, तो मुख्य कारण में लिखना होगा बच्चों आपको, जल की कमी
के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है जनसंख्या में वृद्धि होना, दूसरा है कम वर्षा का होना, तीसरा है जल का अत्यधिक प्रयोग, चौथा है असमान जल का वितरण और पांचवा है आपका औषधीकरण का होना। आई बात समझ में। और पांचवा है आपका औद्योगिकरण का होना। जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रहे हैं, उसमें भी तो जल का खपत होता है ना। तो इस तरीके से हमारा जल की कमी के निम्नलिखित कारण लिखने होंगे। तो बच्चों आगे हमें लिखना होगा जल संरक्षण के उपाय, कैसे हम जल का संरक्षण यानी बचाव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट है हमारा वर्षा जल संग्रहण करके, दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके, है ना। तीसरा है हमारा नदियों पर डैम बनाकर, चौथा है जल को प्रदूषण होने से बचाकर, है ना। पांचवा है हमारा खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीकी अपनाकर, है ना। छठा है हमारा पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर, और सातवां है हमारा बिना मतलब के नल को खुला ना छोड़कर। यानी कि बच्चों अगर ये सब काम करें तो हम जल का संरक्षण अच्छे से कर सकते हैं, जल का बचाव किया जा सकता है। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें, है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि होती है। चलिए पहले देखते हैं हम लोग होने वाले लाभ। ठीक है, पहला है जल भंडारण में सहायता मिलती है, दूसरा है बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है, तीसरा है जल विद्युत का उत्पादन होता है, चौथा है नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है ना, और पांचवा है मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र का प्रदान करती है। आई बात समझ में। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें ये सारे लाभ मिलते हैं बच्चों, है ना, जो कि आपको अगर ये सवाल आता है तो आपको ये सारी बातें को अंकित करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे क्या क्या हानियां होती हैं। पहला है नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है ना। जो नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है उसमें तो रुकावट होता है। बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है ना। तीसरा है हमारा बाढ़ों के कारण वहां के अस्थायी निवासियों की आजीविका छीन जाती है ना। तो बांधों के कारण जो वहां के अस्थायी निवासी हैं उनकी आजीविका छीन जाती है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको दोनों उत्तर लिखना पड़ेगा, इसका लाभ और इसका हानि को। आई बात समझ में बच्चों। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए, है ना। राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ की वर्षा कम होती है वहां पर जल संग्रहण किया जाता है, किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। उत्तर है राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है क्योंकि वहाँ उचित वर्षा नहीं होती है ना। इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको इसका उत्तर लिखना है, पूरा का पूरा आप यहाँ से लिख सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये काफ़ी लंबा है इसलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधा सीधी अगले सवाल की ओर, है ना। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाती हैं, है ना। पेड़ पौधे जीव जंतुओं में इस अंतर जैव विविधता कहते हैं। जो अंतर है पेड़ पौधे जीव जंतुओं में, इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। जैव का अर्थ होता है जीवित वस्तुएं और विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रजातियां। आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, आगे है इसका जैव विविधता मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, वस्त्र, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें इसका उत्तर लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। सवाल है बच्चों आपका विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। ठीक है, तो इसको हमें विस्तार पूर्वक बताना है। उत्तर में लिखेंगे आप प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सबसे बड़ा कारण मनुष्य ही है। ठीक है, तो हमें इसे विस्तार के रूप में बताना भी है। आगे लिखेंगे हमने अपने सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण का भरपूर प्रयोग किया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा आदि वनों तथा वन जीव से प्राप्त होते हैं, है ना। सारी चीज़ें हमें वनों से ही प्राप्त होती है, इसलिए वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने वाले भी हम ही हैं। आई बात समझ में। आगे है रेल लाइन, कृषि व्यवसाय और खनन क्रियाओं से भी वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है।
ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको व्याख्या करते हुए उत्तर लिखना है। क्लियर है, समझ में आ रही है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, लौह और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। लौह और अलौह खनिज में आपको अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहले लौह खनिज में लिख लेते हैं। पहला है ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, उसे लौह खनिज कहते हैं, है ना, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। लौह खनिज भारी वजन वाले खनिज होते हैं, क्योंकि इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, इसमें भारी होता है, थोड़ा सा ये वजन में भारी होता है। लौह खनिज जल्दी संरक्षित हो जाती है। लौह खनिज चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। चलिए, तो ये सारे हो गए लौह खनिज में। अलौह खनिज में आपको लिखना होगा बच्चों, ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उसे अलौह खनिज कहते हैं। अलौह खनिज हल्के होते हैं और अलौह खनिज जल्दी संरक्षित नहीं होते हैं। और चौथा है अलौह खनिज चुंबकीय प्रकृति के, अचुंबकीय मतलब होता है, ये चुंबकीय नहीं होता है। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम लोग परंपरागत ऊर्जा में, ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, वे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यह सीमित और समाप्य संसाधन है, इसका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम लोग केवल एक बार कर सकते हैं। यह अनवीकरणीय संसाधन है और इसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है, इसके प्रयोग से प्रदूषण फैलता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण हो गए। आई बात समझ में। तो ये 5 बिंदु आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा। ऊर्जा के वे स्रोत जो हाल ही में प्रयोग में लाए गए हैं और इनका प्रयोग करने से तकनीक पहले से ज्ञात नहीं थे, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यह असीमित और असमाप्य संसाधन है, इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। यह नवीकरणीय संसाधन होता है, यह प्रदूषण मुक्त संसाधन है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। आई बात समझ में। सो इस तरीके से हमें इसका उत्तर लिखना है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, खनिज क्या है ना। खनिज क्या है बच्चों, तो पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर पाई जाने वाली यह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है, उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, सिंपल से बात है, जो भी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है, उसे हम खनिज कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों में खनिजों पर निर्भर होता है। ठीक है, खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल है बच्चों आपका, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर में आपको लिखना होगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर मृदा संरक्षण कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, और अति पशुचारण को रोककर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है ना। तो इन सारे तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु पर आपको उत्तर लिखना है 3 बिंदु में। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है आपका, वनों के संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इनमें से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो वनों के संरक्षण के लिए 3 उपाय लिखना है आपको। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है वनों की कटाई पर रोक, और तीसरा है वनों को आग से बचाना, है ना। ये तीनों बिंदु पर आपको थोड़ा थोड़ा व्याख्या करते चलना है ना, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। पूरा मार्क्स मिलने के लिए आपको व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है बच्चों हमारा, समन्वित वन प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, हमें समन्वित वन प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखना है, यानी कि इसे व्याख्या करते हुए इस पर पूरा विस्तार पूर्वक उत्तर को लिखना है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे, सरकार के वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से किया जाने वाला वन प्रबंधन जिसमें जनता के वनोत्पादों को हिस्सा मिलता है, क्या कहलाता है, समन्वित वन प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो समन्वित वन प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये भी हमें लिखनी पड़ेगी। चलिए, तो पहला विशेषता में आपको लिखना है, वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से 1272 हेक्टेयर क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें स्थानीय जनता को वनों की देखभाल हेतु रोजगार दिया गया। ठीक है, स्थानीय जनता जो थी उन्हें वनों की देखभाल के लिए रोजगार के रूप में दिया गया। आगे है फिर,
ईंधन के लिए लकड़ी एवं पशुओं के लिए चारे का उपयोग करने की अनुमति दी गई। आई बात समझ में? सो इस तरीके से हमें उत्तर को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है बच्चों हमारा सवाल नंबर 18, आधारभूत उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए सहायक होते हैं, उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। आई बात समझ में? जिसका उदाहरण हो जाएगा आपका इस्पात उद्योग। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हमारा है उपभोक्ता उद्योग। ये क्या होता है? सो ऐसे उद्योग जो सीधे लोगों के उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जैसे कि चीनी, कागज इत्यादि। आई बात समझ में? इस तरीके से हमें इसका उत्तर को लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18 सवाल है उद्योगों की अवस्थिति में प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति में प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो लिखेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक है, निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा कच्चा माल, इसकी उपलब्धता किसी उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। दूसरा है ऊर्जा की नियमित आपूर्ति उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा है जलवायु के अनुकूल ही उद्योगों की स्थापना की जाती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात एवं बंगाल में ही स्थापित है। आई बात समझ में? सो इस तरीके से हमें लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19 सवाल नंबर 19 है हमारा औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाली 3 मानवीय कारकों को बताइए। है ना, अब इसे मानवीय कारक को बताना है। ठीक है, इसमें जो आप देख सकते हैं कुशल श्रमिक, परिवहन सुविधा, सरकारी प्रोत्साहन। है ना, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा व्याख्या करते हुए लिख देना है। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? कुशल श्रमिक में लिखेंगे कुशल तथा स्वस्तिक श्रमिक किसी भी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। है ना, परिवहन सुविधा में लिखना होगा परिवहन की सुविधा विशेषकर सड़क और रेल मार्ग का विस्तार उद्योग विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आई बात समझ में? अगला है किसी भी उद्योग की स्थापना में सरकारी प्रोत्साहन का विशेष योगदान होता है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमें लिखना होगा सवाल नंबर 19 का उत्तर। क्लियर है? चलिए अब लास्ट और अंतिम सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये है सवाल नंबर 20। ठीक है बच्चों, सवाल है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हम लिखेंगे, और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे उद्योग पर्यावरण को निम्नलिखित तरीके से प्रदूषित करते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, है ना, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है तापीय प्रदूषण, और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो चारों में आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करते हुए लिखना है इसका उत्तर को। आई बात समझ में? क्या लिखना है इसमें बच्चों, चलिए देखते हैं। लिखना होगा वायु प्रदूषण पर चिमनी से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। अनचाही गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक होता है। यह मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों और पूरे पर्यावरण को क्या करता है, दुष्प्रभाव डालती है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपका है जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर आपको इस तरीके से व्याख्या करते हुए लिख लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को अंत करते हैं, समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।